नमस्कार छात्रों, मैं आपके अर्थशास्त्र का शिक्षक मनीष कुमार आज पुनः 12वीं की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग लागत के बारे में पढ़ रहे थे और लागत में अल्पकालीन धारणा के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, दो पार्ट के रूप में हम पढ़ा रहे हैं। एक पार्ट में कल हमने अल्पकालीन लागत को बतला दिया था वक्रों के साथ। आज हम दीर्घकालीन लागत पर थोड़ी देर चर्चा करने के बाद मूलतः रेवेन्यू पर हम बात करेंगे, यानी आगम पर या आगत या उसी को आय बोलते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो चले हम क्लास को अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट करें। देखिए, अधिकांश क्लास में मैं ये कहते रहता हूँ कि जहाँ पर जो है मैं किसी चीज़ की शुरुआत करता हूँ वहीं पर आके लास्ट कर देता हूँ। ये वक्र आपको शुरू में दिया हुआ है जो ये दिखा रहा है कि AR, MR और TR, ये यहाँ पर MR वक्र है, ये AR वक्र है और ये TR वक्र है। ये तीनों के रिलेशनशिप को एक साथ दिखला रहा है। पूरा विश्लेषण मेरा इसी के इर्द गिर्द मूव करेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहले हम लागत के जो शेष छूटे हुए पार्ट है उसको हम समझ लें। अब सबसे पहले हम दीर्घकाल में लागत के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग पीरियड कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो कल हमने अल्पकालीन लागत में एक चीज कहा था कि अल्पकालीन लागत दो तरह की मूल रूप से होती है। एक होती है स्थिर लागत और दूसरा परिवर्तनशील लागत। बाकी उसके भाग होते हैं, औसत निकालते हैं, मार्जिनल निकालते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन समूह के रूप में दो होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। लेकिन जो है दीर्घकाल में सारे के सारे लागत वेरिएबल होते हैं, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट इसमें नहीं होता है। और आपको एक चीज मैं यहां पर कॉन्सेप्ट के तौर पर क्लियर करवा देना चाहता हूं कि अल्पकाल या दीर्घकाल का मतलब एक पीरियड से नहीं है, समय से नहीं है। मूल रूप से लोग समझ जाते हैं बहुत छोटा समय, नहीं, मतलब इस बात से नहीं है। मतलब यह है कि जो साधन उत्पादन के हैं, क्या आपके पास वो क्षमता है कि उनको एक निश्चित समय में आप पूरे सबको बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो वो समय दीर्घकाल कहलाएगा। और अगर कुछ संसाधन को बदलने में आप लिमिट हो जाते हैं तो वो अल्पकाल हो जाएगा। यानी जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो दीर्घकाल। तो दीर्घकाल में समूचे लागत जो होते हैं वो परिवर्तनशील लागत ही होते हैं। अतः दीर्घकाल में TVC कोई अलग चीज नहीं होता है, वो TC ही होता है। TFC तो होता ही नहीं है, यानी जो TVC होगा वही TC होगा। तो इसमें भी कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत की धारणा है, जैसे अल्पकाल में आपने पढ़ा था, कोई खास विशेष नहीं है। और देखिए इसमें मूल है ये, इस ग्राफ को देखना। आपको याद होगा कि अल्पकाल में TVC जो है TC TFC के ऊपर से स्टार्ट होता था, यानी OY अक्ष के ऊपर TFC OX के पैरेलल जाता था और यहां से फिर TCA स्टार्ट होता था और TVC O बिंदु से उस TC के पैरेलल में जाता था। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं कि हमने कहा कि चूंकि दीर्घकाल है तो समूचे के समूचे कॉस्ट वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल होगा तो ये O या जीरो बिंदु से ही स्टार्ट होगा इसका टोटल कॉस्ट, क्योंकि जब समूचे परिवर्तनशील है तो तय बात है कि जो ही हम कुछ लगाना शुरू करेंगे उत्पादन शुरू होना, यानी ये जीरो बिंदु से शुरू होता है। अब मुख्य अंतर दिमाग में रखना है कि अल्पकाल का जो ये प्रश्न आ सकता है आपको कि अल्पकाल में टोटल कॉस्ट कहां शुरू होती है और दीर्घकाल में टोटल कॉस्ट कहां शुरू होती है। तो अल्पकाल में टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से शुरू होती है और वेरिएबल कॉस्ट अल्पकाल में O बिंदु से शुरू होती है, लेकिन टोटल कॉस्ट के पैरेलल जाती है। दीर्घकाल में चूंकि सारे कॉस्ट वेरिएबल होते हैं, इस कारण टोटल कॉस्ट की रेखा O बिंदु से ही शुरू होगी। चलिए, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वही सूत्र है जो हम अल्पकाल में भी यूज करते थे कि दीर्घकाल में सिर्फ L इसमें लग जाएगा। एवरेज कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट के पहले L लगा देंगे तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, या लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, आप जो भी बोलो। तो इसमें औसत लागत के लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल कॉस्ट में क्वांटिटीज जो प्रोडक्ट किए हैं उससे हम भाग दे देंगे, LTC/Q हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LMCM को निकालना है, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। तो लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट में एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन में हमको क्या खर्च आया उसको निकालते हैं। तो उसमें TC में क्या परिवर्तन हो रहा है और उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी डेल्टा LTC/Q। ये आपको अल्पकाल में भी इस सूत्र का आपने प्रयोग किया था। अब जो है उसके साथ ही अल्पकाल में एक सूत्र था आपका ये भी कि TCN-TCN-1 मार्जिनल कॉस्ट निकालने का। तो यहां भी इसमें L लगा दीजिए, लॉन्ग TC1 माइनस लॉन्ग TCN-1। जैसे मान लेते हैं कि हम
3 इकाई उत्पादन किया और 3 इकाई उत्पादन करने पर हमको जो है टोटल कॉस्ट 100 आया और चौथी इकाई उत्पादन करने पर टोटल कॉस्ट 120 आया। तो यहां पर लिखाएगा चौथी इकाई पर जो है मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी चौथी इकाई का LTC 4, 4 इकाई तो n का मान हो जाएगा 4 माइनस LTC 4 माइनस 1, यानी LTC 4 माइनस 1 करेंगे तो LTC 3 आएगा, तय बात है। तो अब LTC 4 यानी 4 कमोडिटी उत्पादन करने पर टोटल कॉस्ट आपका कितना आया था 120 और 3 पर 100, तो 120 माइनस 100 ये हो जाएगा 20। यही चीज यहां भी है 120 माइनस 100, परिवर्तन कितना का हुआ 100 से 120, तो 20 का परिवर्तन हुआ। क्वांटिटी से कितना परिवर्तन हुआ तो 3 से 4 यानी 20/1। चलिए क्लियर है, इस पर ज्यादा समय देना ठीक नहीं है। अब यहां देखिए LMC और LAC का एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का संबंध वही होता है जो अल्पकाल में होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है, चूंकि ये दीर्घकालीन है तो इसमें LAC और LMC अधिक चपटा होता है, उसमें यू से थोड़ा डीप बनता है, इसमें ज्यादा प्रसार लिए हुए होता है, बस यही अंतर है इसका बनाने का। बाकी सारा रिलेशनशिप वही रहेगा, यानी हम ये कहें कि LMC और LAC पहले दोनों गिरते हैं फिर दोनों उठते हैं, दोनों का शेप यू आकार का होता है। LMC जब तक नीचे रहेगा LAC को भी नीचे खींचते जाएगा और LMC जो ही ऊपर जाएगा LAC को भी ऊपर खींचते जाएगा। इस क्रम में LMC LAC को सबसे न्यूनतम बिंदु से काट देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें भी वही चीज बताया हुआ है कि हाँ जो है ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है और ज्यादा चौड़ा होने का मुख्य कारण जो है इसमें ध्यान दीजिए कि चूंकि इसमें सारा कुछ परिवर्तनशील है अतः उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है, पूरा पैमाना ही हम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री, एक मशीन, 2 लेबर से हम उत्पादन करते हैं, तो अब 2 मशीन और 4 लेबर से तो पूरा पैमाना चेंज हो गया ना। स्केल 1 जो है स्केल 2 में बदल गया, यानी दुगना हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपने उत्पादन में पढ़ा होगा कि शुरू में पैमाने की बचत मिलती है, फिर पैमाने की हानियां मिलती है। तो वो जो है बचते, शुरू में बचते जो होती है वो इसको क्या करता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में लेके आता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू कॉस्ट है ना, यानी कॉस्ट में डिमिनिशिंग रिटर्न वो काम करेगा। तो देखिए ये कॉस्ट में यहां डिमिनिशिंग रिटर्न काम कर रहा है दोनों में, है ना। इसके बाद जो है फिर जो है उत्पादन में जो है पैमाने के प्रतिफल में ह्रास नियम लागू हो जाता है, पैमाने का ह्रास नियम। तो पैमाने का ह्रास नियम लागू होता है तो लागत के लिए वो वृद्धि नियम हो जाएगा। तो यहां पर आ जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अब ये देखिए इसी को मैंने सिंबल से दिखा दिया है, ये जहां पर एक दूसरे को काटते हैं यहां पर तो दोनों स्थिर रहेंगे। तो यहां पर CRS दिया हुआ है यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है यहां पर, और इसके बाईं ओर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है और दाईं ओर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है। आप इस फिगर को आराम से देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या हुआ कि गिरते दर से उत्पादन, गिरते दर से जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मींस जो है इसमें बढ़ते दर से उत्पादन। तो बढ़ते दर से उत्पादन का मतलब क्या है, कल ही आपने पढ़ा था कि उत्पादन का उल्टा लागत होता है। तो बढ़ते दर से उत्पादन मींस गिरते दर से लागत। तो देखिए लागत गिर रही है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों गिर रही है। जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल तो उत्पादन ह्रास नियम, यानी कहने का मतलब पैमाने का ह्रास या जो है पैमाने में ह्रास नियम काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लागत में वृद्धि नियम काम कर रहा है, तो ये लागत बढ़ती जा रही है। अब हम आगे बढ़े, इसमें देखें यह है दिया हुआ पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, तो वक्र नीचे की ओर आएगी। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल देखिए वक्र नीचे की ओर आ रही है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल तो ये यहां पर जो है एक दूसरे को काट रही है और ये थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो रही है, ये वाला होगा। और जो है पैमाने का जो है इसमें ह्रासमान प्रतिफल, तो ह्रासमान प्रतिफल में ऊपर की ओर जाएगी। ह्रासमान प्रतिफल मीन्स प्रोडक्शन गिरती दर से बढ़ रही है। तो ये बचते और अबचते का परिणाम है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये कल भी आपने देखा था, अंतर सिर्फ यही है कि ये जो है दीर्घ काल के लिए इसको हमने सेट किया है। ये इस तरह के आंकड़े आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि आप इससे जो है नीचे दी गई तालिका से TFC, TVC, AFC, ABC और AC तथा MC की गणना करें और इस तरह के आंकड़े दे देगा। तो आप कैसे गणना करेंगे, तो सबसे पहले आप कॉलम बनाइए उत्पादन की मात्रा, तो मात्रा को जो है प्रति इकाई हर इकाई में दिखाइए। उसके बाद देखिए कुल लागत आपका दिया हुआ है TC। अब ये 2 चीज दिया हुआ है तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। और TC दिया हुआ है, TFC दिया हुआ है, ठीक है।
TFC 40 है यहाँ, ये 2 दिया हुआ है। अब आप TVC, TC और तो आप क्या कीजिएगा, TVC आप प्राप्त कर सकते हैं। TVC कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि TC में से TFC घटा दीजिए, तो यहां 0 हो जाएगा, यहां 30 हो जाएगा। TC और TFC का जो अंतर होगा वही TVC होगा। AFC के लिए आप क्या कीजिएगा, तो AFC के लिए TFC बटे Q कर दीजिए, ठीक है। AVC के लिए क्या कीजिएगा, तो TVC बटे Q कर दीजिए। TVC जो आया है उसमें आप उत्पादन से भाग दे दीजिए, आपका ये निकल जाएगा। एवरेज कॉस्ट का क्या कीजिएगा, तो TC बटे Q। एवरेज कॉस्ट किसका एवरेज रहेगा, टोटल कॉस्ट का, तो एवरेज कॉस्ट बटे Q कर दीजिए। और MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1 का सूत्र ले लीजिए, या डेल्टा TC बटे डेल्टा Q का सूत्र ले लीजिए, निकल जाएगा। हमारा कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको TC और TFC दिया हुआ है, यदि आपको TC और TFC दिया हुआ है निश्चित तौर पे, यानी हम ये कहें कि जो है अल्पकाल की ये बात है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये तो क्योंकि TFC जो होता है वो दीर्घकाल में होता नहीं है। सबसे पहले ये आंकड़ा देख करके तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर TFC शो कर रहा है, तो अल्पकाल में ही TFC होता है, दीर्घकाल में TFC नहीं होता है। कल हमने पढ़ा था, कल और आज अभी तक हमने पढ़ा है। तो जो ही ये TC से आप TFC निकाले तो TC शुरू में 40 दिखा रहा है, 0 पर 40, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम फैक्ट्री का प्लांट बैठाए हैं। तो प्लांट बैठाए हैं तो TFC हो गया, तो एक आंकड़े से आपका TFC निकल जाता है। 0 पर यदि TC अल्पकाल में 40 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो TFC है। तो बस एक आंकड़ा दिया हुआ, इसी से आपका TFC, और TFC चूंकि हर इकाई पर एक ही रहता है, तो आगे ये 40 40 40 बरकरार चला जाएगा। तो अब जो है आगे TC जो बढ़ते जाता है, इसके आधार पर अब सारी चीजें आप TFC, TVC या TVC, AFC, ABC, AC, MC सब निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि TC दिया हुआ है अल्पकाल में तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है ये ध्यान दीजिए। दीर्घकाल में आपको TFC होता ही नहीं है, जो भी होगा TC होगा। तो TC के आधार पर हम सब गणना करेंगे। अब चले हम आगम में आते हैं। आगम का मतलब क्या होता है ये ध्यान दीजिए। आगम या इसी को हम आय कहते हैं। आय का मतलब है बिक्री, जितनी भी वस्तुएं बेची जाती है उस बिक्री की गई वस्तुओं की संख्या गुने उसका मूल्य। यानी एक विक्रेता कितनी वस्तुएं एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, मूल्य और वस्तुओं की मात्रा के गुणनफल ही हमारा आगम होगा। किसी फर्म को वस्तु की बिक्री से जो राशि प्राप्त होती है उस फर्म की आगम अथवा आय कहते हैं। और अगर इसको वक्र से दिखाते हैं कि वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं को बेचने से फर्म को कितनी आगम प्राप्त होती है, तो उसे फर्म का आगम वक्र कहते हैं। यानी आगम के आधार पर हम पहले आगम अनुसूची बनाएंगे और उसके बाद आगम वक्र बनाएंगे। अब एक यहां पर एक लेफ्टविज का कथन इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा कि इसे बिक्री वक्र, सेल्स कर्व भी कहते हैं। किसको बिक्री वक्र कहते हैं? आगम वक्र को बिक्री वक्र, क्योंकि किसी की आय किसी का व्यय होता है। एक व्यय करता है तभी दूसरा का आय होता है। खरीदने वाला आपका सामान खरीद रहा है तभी आपका इनकम हो रहा है, तो उसको आगम वक्र भी कहेंगे। तो क्रेता के हिसाब से उसको बिक्री वक्र भी कहेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि आगम वक्र क्या बिक्री वक्र होता है? तो हां होता है। किसने कहा था? तो लेफ्टविज ने कहा था, याद रखे रहेगा। अब सामान्य रूप से देखिए आगम भी 3 प्रकार का है। कुल आगम है, सीमांत आगम है, औसत आगम है। कुल आगम को हम टोटल रेवेन्यू कहेंगे, TR टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सीमांत आगम को मार्जिनल रेवेन्यू MR कहेंगे और औसत आगम को AR कहेंगे। यही याद रखना है, TR MR AR। अब एकदम दिमाग में रख लेना है। आगे हम कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम नहीं बोलते रहेंगे। हम बोलेंगे कुल आगम के बदले TR, सीमांत आगम के बदले MR, औसत आगम के बदले AR। अर्थशास्त्र में यही भाषा प्रयुक्त होती है। अब TR क्या है? TR आप कैसे निकालिएगा? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल कितनी वस्तु बेचे और कीमत वस्तु की क्या थी? मान लेते हैं कि 10 वस्तु हम बेचे 10 रुपए मूल्य पर, तो हमारा TR कितना हो गया? 100। तो P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटीज। या हम ये भी कर सकते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त वस्तु से हमको कितना आय आ रहा है, तो प्रत्येक अतिरिक्त आय को हम जोड़ते चले जाएंगे तो मेरा TR निकल जाएगा। और प्रत्येक अतिरिक्त आय क्या कहलाएगी? MR। तो समेशन ऑफ MR बराबर भी TR। ओके। सीमांत आगम बस वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, चेंज इन TR बटे चेंज इन क्वांटिटीज। जो है TR में परिवर्तन बटे क्वांटिटी में परिवर्तन। मान लेते हैं कि 2 वस्तु बेचने पर हमको 20 रुपए आ रहा है, तीसरी वस्तु बेच रहे हैं तो 28 रुपए आ रहा है, तो चेंजेस कितना हुआ? 28 माइनस 20 8। और क्वांटिटी में चेंजेस 1, तो 8 बटे 1।
फिर इसी तरह से टीआरएन माइनस 1, ये भी सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 3 वस्तु के बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाह रहे हैं, तो एन का मान 3 हो जाएगा, टीआर3 माइनस 1 यानी टीआर2, तो टीआर3 माइनस टीआर2, तो 3 पर आपको 28 आया था, 2 पर 20, 28 माइनस 20 बराबर 8। एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो टीआर में क्वांटिटी से भागा दीजिए, आपका एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। अब देखिए उसी को फिर यहां समझाया हुआ है, टीआर बराबर समेशन ऑफ एमआर, ये हम कर सकते हैं कि टीआर किसका है, एमआर का समेशन है, और टीआर बराबर पी इंटू क्यू भी हो सकता है। अब देखिए टीआर बराबर पी इंटू क्यू, जबकि आगम के आधार पर, अब देखिए यहां पर क्या है, एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जो एआर है वही कीमत है, यह ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज रेवेन्यू है वही कीमत है। कैसे? अभी आपने सूत्र में देखा, ऊपर सूत्र में देखिए आपका क्या आ रहा है कि एआर बराबर टीआर बटे क्यू, तो टीआर बराबर क्या होगा, एआर इंटू क्यू। ओके, फिर आपने शुरू में क्या पढ़ा कि जितनी वस्तुएं बेचते हैं उसकी कीमत से हम गुना कर देंगे तो भी हमारा टीआर निकल जाएगा। तो जब वस्तु बेचते हैं वो तो क्यू हो गया और उसकी कीमत पी, यानी क्यू इंटू पी बराबर भी टीआर, तो क्यू इंटू पी बराबर भी टीआर और एआर इंटू क्यू बराबर भी टीआर, तो दोनों में क्यू तो कॉमन है, तो एआर और पी इसका मतलब इक्वल है, जो एआर होगा वही पी होगा, यानी एवरेज रेवेन्यू को ही हम पी कहेंगे। और है भी, आप इसको सामान्य तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। आप एक वस्तु बेचे, मार्केट में एक ही वस्तु लेके आए तो आपको 10 रुपए कीमत मिली। अब 2 वस्तु लेके आ गए, तो 2 वस्तु लेके आ गए तो दोनों वस्तु बेचने के लिए हो सकती है आपको कीमत घटानी पड़े, क्योंकि अधिक वस्तु जो है से वस्तु की संख्या बढ़ती है तो उपयोगिता घटती है, क्रेता कम कीमत देना चाहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि कम मूल्य पर अधिक वस्तुएं बिकेंगे और अधिक मूल्य पर कम वस्तुएं बिकेंगे। तो इसके हिसाब से मान लेते हैं कि आप 9 रुपए मूल्य तय करते हैं, ठीक है, तो 9 रुपए मूल्य तय करते हैं तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 9 दूना 18, ठीक है। एक वस्तु बेचे थे तो कितना आया था, 10, 2 वस्तु बेचे थे कितना आया, 18, तो एवरेज रेवेन्यू आपका 18 आ गया। कीमत आपने क्या रखा था, 9, आपका एवरेज रेवेन्यू भी 9 आ रहा है, 18 बटे 2 वस्तु बेचे हैं, टीआर बटा क्यू करते हैं, 9 रुपए के हिसाब से 2 वस्तु बेचे, तो एवरेज रेवेन्यू 18 बटा 2, 9। कीमत क्या रखे थे, 9 रुपए, क्योंकि 2 वस्तु बेचनी थी तो कीमत घटा के आपने 10 से 9 किया था। इसका मतलब है कि एआर इज इक्वल टू प्राइस, एआर और प्राइस एक ही होता है। आगे इस चीज को और बेहतर से समझेंगे। अब देखें यहां, ये देखिए अब एक आ रहा है थियरी के रूप में। अब हम आ जाते हैं मार्केट सिस्टम में। आपके सिलेबस के अनुसार आपको 3 प्रकार के मार्केट सिस्टम में पढ़ना है कि एआर क्या होता है, आगम क्या होता है। सबसे पहले जो पढ़ना है वो पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है, उसके बाद एकाधिकार पढ़ना है, और तीसरा है एकाधिकारिक, यानी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये 3 कंपटीशन के अंदर आपको एआर एमआर का जो है स्थिति को पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन किसको कहते हैं, जिसमें प्रतियोगिता पूरा हो। प्रतियोगिता पूरा का मतलब क्या है कि पहलवान के साथ बच्चे को नहीं लड़ाएं, जितना ताकतवर एक पहलवान है दूसरा पहलवान भी उतना ही ताकतवर होना चाहिए। एक तरह से यह पूर्ण प्रतियोगिता हुआ। अब मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता किसके बीच में होगी, क्रेता और विक्रेता के बीच में होगी। तो मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता तभी कही जाएगी जब क्रेता की भी संख्या अनंत हो और विक्रेता की भी संख्या अनंत हो, जिससे न एक क्रेता मूल्य को प्रभावित कर सके न एक विक्रेता मूल्य को प्रभावित कर सके। और यह तभी होगा जब वस्तुएं सभी जो भी विक्रेता वस्तुएं बेचने आ रहे हैं सारे के सारे समरूप हो, वरना वस्तुओं में भिन्नता कर देंगे विभिन्न विक्रेता होते हुए भी तो एक की कीमत कुछ हो जाएगी, दूसरे की कीमत कुछ हो जाएगी, क्योंकि उनको क्वालिटी में अंतर आ जाएगी। तो समरूपता चाहिए, यानी 2 शर्त अभी तक निकल के आया। फर्म में क्रेता, ये जो है मार्केट में क्रेता की संख्या भी अनंत हो और विक्रेता की संख्या भी अनंत हो, और दूसरा क्या निकल के आ रहा है कि वस्तुएं समरूप होनी चाहिए। तीसरी स्थिति है कि कोई भी फर्म मार्केट में आने के लिए स्वतंत्र है और जाने के लिए स्वतंत्र है, आ सकता है जा सकता है। तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी प्राइस डिटर्मिनेशन में कोई एक यूनिट अपना एक अधिकार या वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता है, न एक अकेले क्रेता न एक अकेले विक्रेता। इसका मतलब है कि दी हुई प्राइस पर वस्तु बेचना होता है और वस्तु खरीदना होता है। इसमें फर्म कीमत नहीं तय करती है, कीमत तय होती है टोटल प्रोडक्शन से, यानी पूरे उद्योग जगत से जो है, यानी हम ये कहें कि पूरे मार्केट से। अब आप इसको साधारण एग्जांपल से समझ लो। हम लोग जो है थोड़ा शहरी थोड़ा ग्रामीण है,
अधिकांश लोगों के घर में खेती होती है। जो सबसे ज्यादा चावल गांव में उपजने वाला होता है वो होता है जिसको हम बौना मंसूरी कहते हैं। वो चावल अगर हर किसान के घर में है और किसान बेचने कोई खरीदने आता है आपको बाहर से, अब एक व्यक्ति 2,000 रुपए क्विंटल कहता है, दूसरा 2,500 रुपए, तीसरा 3,000 रुपए, तो तय बात है कि 2,000 की तरफ लोग जाएंगे। आप ज्यादा कीमत बढ़ा के नहीं बेच सकते हो क्योंकि समूचे चावल की क्वालिटी एक ही है, और जब चावल की क्वालिटी एक ही है तो आप कीमत कैसे बढ़ा सकते हो? तो ये कैसे 2,000 तय कैसे हुआ, ये ध्यान दीजिए पूरे चावल के प्रोडक्शन से। अब 2,000 पर आप क्यों बेच रहे हैं ये भी मायने है कि आप घाटा पर बेच रहे हैं ना, आप घाटा पर बेचिएगा ना मुनाफा पर बेचिएगा। क्योंकि अगर आपको मुनाफा होगा 2,000 में बेचने पर तो तुरंत दूसरे लोग और अतिरिक्त चावल लेके आ जाएंगे क्योंकि इसमें मुनाफा है। मुनाफा क्या होता है? अनसर्टेनिटी का परिणाम होता है, सर्टेनिटी का नहीं, निश्चितता का नहीं। अगर निश्चितता हो जाएगी तो मुनाफा मिलना बंद हो जाएगा, सब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। अगर मान लेते हैं कि इस कलम में 2 रुपए का मुनाफा हो तो हर कोई ये कलम प्रोडक्ट करना शुरू कर देगा। अगर हर कोई निश्चित हो जाए तो ये रिस्क है, तभी तो कोई प्रोडक्ट करता है, कोई नहीं प्रोडक्ट करता है। तो तुरंत दूसरे जो है चावल के प्रोड्यूसर वहां आ जाएंगे और जिससे क्या होगी, चावल की मात्रा बढ़ जाएगी और मूल्य डाउन कर जाएगा। मूल्य डाउन करके तब आप कहां तक टिके रहिएगा? जहां तक आपका कॉस्ट है, कॉस्ट से नीचे तो नहीं जाइएगा। अगर कॉस्ट से नीचे जाने की नौबत आ जाती है तो क्या होगा? जो सबसे कमजोर प्रोड्यूसर है वो मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे। मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे तो जितना वो चावल मार्केट में देते थे उतने के बराबर चावल की कमी हो जाएगी, और चावल की कमी हो जाएगी तो फिर प्राइस अप करके कॉस्ट लाइन पर आ जाएगी, यानी सिर्फ सामान्य लाभ मिलते रहेगा। कहने का मतलब लास्ट कंक्लूजन यहां पर हम सिर्फ यही देंगे कि यह दी हुई प्राइस पर क्रेता को वस्तुएं खरीदना है, विक्रेता को वस्तुएं बेचना है। कोई एक क्रेता कीमत नहीं तय कर सकता और ना कोई एक विक्रेता कीमत को तय कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, आप ये ध्यान दीजिए, कीमत फिक्स है 10 रुपए प्रत्येक यूनिट का, 10 रुपया। पी आप देख रहे हैं यहां टोटल 10, ठीक है। तो टीआर कितना हो जाएगा? पहला से 10, दूसरा से 2 वस्तु बेचे तो 10 दूना 20, तीसरा से 30, चौथा से 40, तो एमआर कितना होगा? तो एमआर पहला पर 10 है तो 10, दूसरा से 2 पर 20 आ गया तो एमआर 20 माइनस 10 10, तीसरा में 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। एआर एवरेज रेवेन्यू 10 बटा 1 10, 20 बटा 2 10, 30 बटा 3 10, 40 बटा 10। ओके, यानी आप क्या देख रहे हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन P इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू एम आर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एम आर, ए आर और पी तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अब ये ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, इनका टीआर और एमआर वक्र। टीआर 45 डिग्री की है, वो बिंदु से 45 डिग्री का सरल रेखा होगा दाईं ओर बढ़ती हुई। ये क्या बतलाता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टीआर उसी अनुपात से बढ़ता चला जाएगा। दोनों का अनुपात सेम है, यानी हर बिंदु पर टेंजेंट का मान 1 आएगा। इसका प्रत्येक बिंदु, इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर टेंजेंट का मान 1 आएगा, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम है। 1 से 2 वस्तु होता है तो ये 10 से 20 होता है, 2 से 3 होता है तो ये 20 से 30 होता है, 3 से 4 तो 30 से 40। क्योंकि एक निश्चित मूल्य वृद्धि जो है निश्चित कीमत से ही इनको टीआर गेन हो रहा है। सबसे यह जो है कि ये सरल रेखीय होगा इसका टीआर। अब इसके आधार पर एआर को आप देख ले तो एआर जो है वो एक शख्स के समानांतर चली जाएगी। चाहे 1 वस्तु बेचिए, 2 वस्तु बेचिए, 3 वस्तु बेचिए, 4 वस्तु बेचिए, सबको 10 पर न बेचना है। तो एआर भी 10, एमआर भी 10, कीमत भी 10। और यही एक चौथी चीज यहां निकल के आती है कि यही डिमांड रेखा भी होगी क्रेता का, क्योंकि इस पर आपको प्रदर्शित हो रहा है चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्रेता और विक्रेता की संख्या अनंत है, अतः प्राइस में जरा सा ऊंचा वचन से मांग में भारी अंतर पैदा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लोच अनंत हो जाती है। और अनंत लोच की आप याद कीजिए कि डिमांड रेखा यही होती थी कि नहीं, कि जिसमें डिमांड में तो चेंजेज है लेकिन प्राइस में कोई चेंजेज नहीं। और लोच का सूत्र क्या होता था, मांग में परिवर्तन बटे मूल्य में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन कुछ भी है लेकिन मूल्य में परिवर्तन 0 है। तो मांग में परिवर्तन यदि 10 होता है या 1 ही होता है तो 1 बटे 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत। तो मांग की लोच अनंत है तो ये इसकी मांग रेखा भी हो जाएगी क्रेता की तरफ से। ये आप कह सकते हैं कि 10 रुपए मूल्य पर 1 वस्तु की मांग, 2 वस्तु की मांग, और क्रेता की मांग ही तो विक्रेता की बिक्री है।
बात एक ही है। तो अब ये चार चीज का ये सिंबल इसे यहां कह रहा है, AR, MR, कीमत रेखा और मांग रेखा, ये चारों यहां पर आ जा रहे हैं। अब ये देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि कीमत रेखा और कुल आगम के बीच संबंध बहुत आसान है। कीमत रेखा आपका यह है और कुल आगम के बीच में क्या संबंध होगा, तो कीमत रेखा में जहां पर भी आप वस्तु, जहां तक आप वस्तु बेच रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि OM वस्तु बेच रहे हैं और कीमत OP है, तो OM के जगह मान लीजिए 10 और यहां मान लीजिए 5 रुपए कीमत पर आप 10 वस्तु बेचे, तो टोटल कितना आपको रेवेन्यू आएगा, कीमत गुने वस्तु की संख्या 5 गुने 10। तो ये जो यहां पर जो आयत बन रहा है कीमत रेखा और वस्तु की संख्या मिलाने से, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर TR होगी। क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा, TR बढ़ती जाएगी। अब हम देखें एकाधिकार में क्या होता है। वहां पर पूर्ण प्रतियोगिता थी, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच अनंत है। एकाधिकार में वस्तु का उत्पादक एक होता है, एक है तो जाहिर है कि मांग की लोच कम होगी, मांग बेलोचदार होगी। पूर्ण एकाधिकार तो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एकाधिकार का अंश देखने को मिलता है। वैसी अवस्था में हम कहेंगे कि कम लोचदार या बेलोचदार मांग की हम यहां पर सामना करेंगे। तो बेलोचदार मांग की स्थिति में क्या होगा, बेलोचदार मांग की स्थिति में जो घटना घटती है उसमें यदि विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना चाहता है तो उसको कीमत को घटाना होगा। यदि विक्रेता जो है वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना चाहता है तो कीमत को घटाना होगा। वैसी अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता में जो AR, MR वो एक शख्स के समानांतर होते थे, इसमें नीचे की ओर गिरती हुई होंगे, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ेगी कीमत घटती जाएगी, तो जाहिर है कि प्राइस लाइन नीचे की ओर गिरेगी, यानी AR नीचे की ओर गिरेगी और उसी के अनुरूप MR भी गिरेगी। अब इसको आंकड़े से देख लीजिए, बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहां एकाधिकार या और दूसरा जो इसमें टर्म था उसको भी साथ में ही समझ लीजिए, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो एकाधिकार और एकाधिकारिक में अंतर यह है कि एकाधिकार में विक्रेता सिर्फ एक होता है, लेकिन एकाधिकारिक में विक्रेताओं की संख्या तो होती है लेकिन अनंत नहीं, एक जो है अधिक संख्या में होते हैं। तो अधिक संख्या में होते हैं तो यहां जो है मतलब एक तरह से जो है प्रतियोगिता का अंश कुछ आ जाता है, प्रतियोगिता का अंश आ जाता है, जबकि एकाधिकार में प्रतियोगिता का अंश बिल्कुल नहीं आता है। तो यहां प्रतियोगिता का अंश आ जाता है, तो प्रतियोगिता का अंश आने से क्या होगा कि थोड़ा लोचदार हो जाएगा, यानी लोच उसमें आ जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें वस्तु में विभेदीकरण होता है, वस्तुओं में अंतर होता है। तो अंतर होने के कारण क्या होगा कि अपनी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए उनको भी कीमत घटानी होगी। तो दोनों रेखाओं की एकाधिकार में और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में दोनों में AR और MR की टेंडेंसी नीचे की ओर ही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक में प्रसार लेता है और एक में नहीं प्रसार लेता है। अब यहां पर एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम सिर्फ इसको लेते हैं, ठीक है, एकाधिकार को ही लेते हैं और एकाधिकार के ही तरीके से आप एकाधिकारी को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो एकाधिकार में आप देखें क्या होता है कि अगर यहां एक वस्तु को बेच रहा है कोई विक्रेता, तो एक वस्तु का कीमत वो ले रहा है 10 रुपया। AR मींस प्राइस आप समझ चुके हैं, एक वस्तु का कीमत 10 रुपया लेता है। आपका TR कितना होगा 10, MR कितना होगा 10, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, दूसरी वस्तु बेचना चाहते हैं, दो वस्तु लेके आते हैं। तो जब दो वस्तु लेके आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो वस्तु बेचने के लिए लॉ ऑफ डिमांड से या उपयोगिता के नियम से कीमत घटानी होगी। तो अब आप 10 रुपए कीमत पर न बेच करके 9 रुपए कीमत पर बेचिएगा, 9 रुपए कीमत पर बेचिएगा तो आपका TR कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, ठीक है। अब 3 वस्तु यदि आप बेचना चाह रहे हैं तो 3 वस्तु बेचने के लिए आप कीमत को 9 पर भी नहीं रखना होगा, 8 पर लाना होगा, तब 3 वस्तुएं बिकेगी। क्योंकि क्रेता क्या कह रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की संख्या बढ़ती है उपयोगिता घटती जाती है। तो उपयोगिता जब सीमांत उपयोगिता घटती जाती है तो कीमत को भी घटाना होगा। तो कीमत घटा के 8 पर किया जा रहा है, तो 8 पर करने पर जो है TR कितना होगा 24, ठीक है। अब चौथी वस्तु पर फिर और कीमत घटाना होगा। इस तरह कीमत को हम नीचे की ओर घटाते चले आते हैं। अब देखिए इसके हिसाब से आपका TR ये बनता चला गया। अब MR क्या होगा ये देखिए, 10 वह है TR तो MR भी 10। अब 18 TR है तो MR कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। 24 है तो ये देखिए 6, 28 है तो 4, 28 माइनस 24, यही ना अंतर पड़ रहा है। फिर 30 है 2, 30 माइनस 28, 30 माइनस 30 0। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां ध्यान दीजिए कि AR और MR दोनों गिर रहे हैं, लेकिन AR धीमी गिरती है और MR तेजी से गिर रही है। यहां देखिए MR में गिरावट 2-2 के बार
दो दो के रेशियो में हो रहा है, 10, 60, 6, 4, 2, 0, -2, यहां 1, 1 के रेशियो। यानी एक निष्कर्ष हमको आंकड़े से सिर्फ आ रहा है, जिसको हम बाद में गणितीय थ्योरम से सिद्ध करेंगे कि हां ये क्यों होता है। तो आंकड़े से तो इतना प्रमाणित हो रहा है कि AR की तुलना में MR तेजी से गिरेगी, और अगर AR सरल रेखीय है तो MR की गिरने की गति उससे दुगनी होगी, दुगनी गिर रही है। यानी AR अगर OX अक्ष को जितनी दूरी पर छूता है उसके आधी दूरी पर ही MR उसको काट देगी, OX अक्ष को। तो देखिए AR नीचे की ओर गिरती है और MR उससे ज्यादा तेजी की ओर गिरते हुए OX अक्ष को क्रॉस करती है। ठीक है, ओके, समझ गए। अब देखिए, अब TR क्या होगा ये ध्यान दीजिए। तो TR बनाने के लिए यहां पर हमको TR बताना नहीं मूल लक्ष्य है, आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे हमारा ये लक्ष्य है। अब देखिए TR कहां तक बढ़ते जाता है, तो TR वहां तक बढ़ते जाता है जहां MR शून्य होता है और AR अपने मध्य पर होता है। 10 से आया था, 5 पर है, 20 पर है। तो सबसे पहले हम AR और MR बना देंगे। AR और MR बनाएंगे तो MR जहां पर भी MR छठी इकाई पर हम यहां पर क्या करेंगे कि पहली इकाई पर एक बिंदु लेंगे या एक बिंदु छठी इकाई पर अक्ष पर लेंगे, क्योंकि छठी इकाई पर 0 है, दोनों को मिला देंगे। ओके, छठी इकाई पर 0 मेरा शो हो रहा है, सातवीं के लिए क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उस सिंबल प्रतीक बन जाएगा कि हाँ सातवीं निगेटिव में जा रहा है। ऐसे इधर आप -y भी कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमको यह देखना है कि TR स्थिर कहां होता है, तो TR छठी इकाई और पांचवी इकाई पर स्थिर होता है। यानी MR जहां शून्य होता है ठीक उसके एक इकाई पहले। तो अब यहां पर इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 के हिसाब से 30 तक हाईएस्ट बिंदु आपका 30 है, 30 तक आप काटते चले जाइए। यहां स्पेस कम था इस कारण हम उतना सही नहीं लेंगे, तो 30 तक आप काटते चले जाइए बराबर बराबर दूरी पर। पांचवी इकाई के सामने 30 पर बिंदु दीजिए और छठी इकाई के सामने 30 पर बिंदु दीजिए और दोनों को यहां पर मिला दीजिए। अब इसके पहले का टेंडेंसी देखिए कि ये बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है कि TR ऊपर की ओर उठते जाएगा, तो ना बढ़ते दिखाएंगे। लेकिन बढ़ने की दर पर ध्यान दीजिए कि बढ़ने की दर घटती हुई हो रही है। पहले 10 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। तो ये इसको OX की तरफ स्लोप को डाउन करते हुए आगे बढ़ाइए। OX की तरफ स्लोप को डाउन करते हुए आगे बढ़ाएंगे, जो कि हम कई बार पिछली कक्षाओं में बता दिए हैं कि अगर ये रेखा इस तरह जाएगी तो इसका मतलब है कि बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने की दर गिरती हुई जा रही है। बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की दर, अगर इसको आप ऐसे कर दीजिएगा तो बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। यहां बढ़ने की दर गिरती हुई नहीं चाहिए। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, इधर न झुका के आप इधर सीधे ले जाइएगा तो बढ़ने की दर बहुत तेज हो जाएगी। तो इसको आप ये देखिए, ठीक है, क्योंकि tan का मान घटते चला जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर आप tan का मान आप देखिए निकाल करके स्लोप से, तो घटते चला जाएगा। अब ये जो दोनों, अभी इसको जो ये बढ़ते हुए जा रहा था गिरती दर से, इसको स्थिर जहां होता है वहां मिला दीजिए। अब अगला स्थिर वाला बिंदु लीजिए, दूसरा 30 को, और उसको वक्राकार रूप में नीचे झुका दीजिए। नीचे झुकाने का मतलब क्या है कि TR घट रही है। TR कहां घटती है, जहां MR ऋणात्मक हो जाती है। अब निष्कर्ष क्या निकला है, निष्कर्ष निकला कि जब तक MR धनात्मक रहेगी TR बढ़ती जाएगी। जहां MR शून्य होगी TR स्थिर हो जाएगी, और जहां MR ऋणात्मक होगी वहां TR घटती जाएगी। जब तक MR धनात्मक है, देखिए जब तक MR धनात्मक है, 2 तक धनात्मक है, TR देखिए बढ़ते चला जा रहा है। जहां MR शून्य होती है TR स्थिर हो जाती है। जहां MR ऋणात्मक होती है TR घट जाती है, 30 से घट के 28। यहां तक पांचवी इकाई तक बढ़ते जा रही है, धनात्मक है MR। पांचवी से छठी पर स्थिर है, यहां MR शून्य है। सातवीं पर MR -2 है, तो देखिए TR यहां झुक गई, नीचे की ओर आ रही है। अब यहां से अगर यहां मिलाइएगा तो ये 28 दिखाएगा, देखिए 30 के बजाय 28। ओके, समझ गए होंगे। सारा रिलेशनशिप वगैरह इस नोट्स में फिर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चले, ये अब जो चीज है इसमें थोड़ा आपको माइंड लड़ाना होगा, और इसके लिए हम बोर्ड का सहारा लेंगे। आए हम इसको बोर्ड पर समझा जाए। इसमें है 3 चीजें समझना है। मांग की मूल्य लोच, मूल्य लोच का आप क्या सिंबल देते थे, EP, प्राइस इलास्टिसिटी।
प्राइस इलास्टिसिटी, इसके बाद आपका है ए आर मीन्स औसत है, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, ए आर एम आर में आपका रिलेशनशिप दिखाना है, में संबंध दिखाना है। तो इसके पहले आप एक छोटा सा आंकड़ा ले लीजिए, ध्यान दीजिए। हम यहां ले लेते हैं क्वांटिटीज, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं ए आर मतलब क्या हो गया, प्राइस, ठीक है। टी आर और एम आर, बस। तो मान लेते हैं कि यहां पर क्वांटिटी जो है वो 1 है और प्राइस जो है 10 है, ठीक है। तो टी आर कितना हुआ 10, एम आर कितना होगा 10, 2 है। अब 2 जब वस्तु बेच रहे हैं तो ए आर आपको घटाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम 9 रुपए 10 से मूल्य घटा के 9 कर दिए, तो टी आर कितना हो गया 9 दूना 18, तो एम आर कितना हो गया 8। तीसरा है ए आर जो है यहां पर 8, ये टी आर हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6। चौथा 7, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा आपका 4। पांचवा जो है यहां पर ए आर 6 करते हैं, ये 30 और ये 2। छठा ये इसको 5 करते हैं, ये 30 और ये -2। अब यहां पर आप इस आंकड़े को अभी आपने देखा था, अब इसके आधार पर हम एक सिंबॉलिक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम आंकड़े का विवरण नहीं देंगे, उसमें हम इंडिकेशन के तौर पर ए बी सी करके समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ये देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका ओ एक्स एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है, जिस पर हाईएस्ट पॉइंट आपका एम आर का कितना है, एम आर और ए आर का तो 10 है, एम आर भी 10 है और ए आर भी 10 है। तो हम मान लेते हैं कि 10 यहां ले लेते हैं और 0 कहां पर आता है, तो छठी इकाई पर एम आर आपका 0 हो जाता है। छठी इकाई 5, एम आर जो है यहां पर आपका आ गया 0, ठीक है। तो छठी इकाई पर हम 0 एम आर, हम मान लेते हैं कि छठी इकाई मेरा यहां आता है, ठीक है। तो छठी इकाई पर आपका एम आर 0 हो जाता है। तो आप छठी इकाई पर एम आर को 0 कर दीजिए। अब ये जो रेखा है इसको ये इस बिंदु से इस बिंदु तक मिला दीजिए, ये आपको पूरे आंकड़े को प्रदर्शित कर देगा कि छठी इकाई पर 0 और पहली इकाई पर 10, छठी इकाई पर 0 और पहली इकाई पर 10, दूसरी पर जो है आपका 8। इसको आप मिलाते जाइएगा तो इस रेशियो से, चूंकि ये लीनियर है तो लीनियर में अनुपात हर जगह बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए कि 10 से ए आर भी शुरू होता है और 10 से एम आर भी शुरू होता है, तो ये तो आपका एम आर लाइन है जो क्रॉस भी कर जाएगा। चलिए इसको हम क्रॉस कर देते हैं, माइनस में भी चला जाएगा। 7वीं इकाई पर जैसे कि हम ले लेते हैं ए आर को हम 4 करते हैं तो ये 28 हो जाता है और ये हो जाता है -2। अब हमको ये देखना है कि जब एम आर 0 होता है तो ए आर कहां होता है, तो एम आर 0 होता है तो ए आर 5 पर होता है। तो 0 से 10 तक यहां है तो ये 5 यहां आ जाएगा आपका। तो छठी इकाई पर आप 5 के सामने बिंदु लीजिए, छठी इकाई पर 5 के सामने बिंदु लीजिए, ठीक है, और 10 से इसको मिला दीजिए। ये आपका हो जाएगा ए आर लाइन, इसको आगे डॉट डॉट करके बढ़ा दीजिए क्योंकि हमारा मूल में यही है, तो ये आपका ए आर लाइन हो जाएगा। हम यहां साबित क्या करना चाह रहे हैं, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यहां पर हम साबित करना चाह रहे हैं जिसका आगे आपको सूत्र में प्रयोग होगा, उसको उसकी जरूरत पड़ जाएगी। जब ए आर और एम आर सरल रेखीय होता है तो ओवाई एक्सिस से, ओवाई एक्सिस ये है, ओवाई एक्सिस से ए आर की दूरी किसी भी बिंदु पर ओवाई एक्सिस से ए आर की दूरी एम आर की तुलना में दुगनी होती है। यानी हम ये कहें कि अगर हम ये बिंदु लेते हैं और यहां से एम आर 2 सेंटीमीटर है तो ए आर 4 सेंटीमीटर पर जाएगा। यानी ये दूरी जो है हर जगह 1:2 की दूरी बनाती है, एम आर 1 है तो ए आर 2 है। चलिए ठीक है, यहां पर आप इसको समझ रहे होंगे, इसको और थोड़ा सा ढंग से कर दिया जाए। ए आर, चलिए अब इसी को हम साबित यहां पर कर रहे हैं कि कैसे ये दूरी 2:1 में आता है। अब यहां देखिए, अब जहां पर ये इसको मिला दीजिए और इसको यहां से मिला दीजिए। अब इनका हम नाम दे देते हैं, ये जो यहां मिलाते हैं इसको, ये 5 पर हम इनका नाम देते हैं ए, बी एंड सी। चलिए ये आपका जो है यहां पर आप डी दे दीजिए और ये यहां पर आप ई दे दीजिए।
कुछ नाम यहां पर देते जाइए, वो तो है ही, बाकी सब हमारा ठीक है। अब हम देखते हैं, ये ध्यान दीजिए। अब इस ग्राफ के ये आंकड़े के अनुसार एक चीज आप केयर कीजिए कि एमआर के आधार पर टीआर क्या होगा। एमआर के आधार पर टीआर बराबर आप लिखते हैं समेशन ऑफ एमआर। तो समेशन ऑफ एमआर कर रहे हैं तो यहां 30 हो रहा है। अब देखिए कि एमआर के आधार पर ग्राफ से भी टीआर निकल रहा है, तो बिल्कुल निकल रहा है। आप ध्यान दीजिए, ये आप त्रिभुज को देखिए, डीओई एमआर लाइन के अंदर यही त्रिभुज बन रहा है, डीओई। चूंकि अक्ष पर बना रहे हैं अतः यह त्रिभुज क्या, कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। तो आप लिख सकते हैं एमआर के आधार पर यह भी, या त्रिभुज डीओआर का क्षेत्रफल। तो डीओआर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है 6 और ऊंचाई कितना है 10। तो देखिए 1/2 गुने 10 गुने 6 बराबर 30। आपका आ रहा है नहीं, ये दोनों। तो हमारा एक निष्कर्ष निकल गया। निष्कर्ष निकल गया कि एमआर के आधार पर जो है त्रिभुज डीओआर का क्षेत्रफल भी होगा, है ना। अर्थात टीआर बराबर त्रिभुज या एरिया ऑफ त्रिभुज डीओआर, है ना, डीओआर का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम एआर के आधार पर निकालते हैं। एआर के आधार पर एआर के आधार पर टीआर बराबर क्या होता था, एआर इंटू क्यू। ठीक है, तो एआर हमारा कितना था, यह ध्यान दीजिए। तो हम यहां पर जो है छठी इकाई पर निकाल रहे हैं, तो छठी इकाई पर एआर हमारा 5 था, तो हो जाएगा क्यू 6 गुने एआर 5 बराबर ये भी आ जा रहा है 30। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भी निकलेगा। अब ये देखिए छठी इकाई पर एआर कितना था 5। ठीक है, तो ये एक आयत बन रहा है। कौन सा आयत, एओईसी। तो हम ये भी लिख सकते हैं बराबर एरिया ऑफ आयत एओईसी बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 5 बराबर 30। ठीक है, अब आपका कंक्लूजन क्या निकला, इन दोनों के आधार पर आप देखिए आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है। इन दोनों के आधार पर आपका रिजल्ट यह निकल रहा है कि त्रिभुज टीआर बराबर त्रिभुज डीओआर का क्षेत्रफल बराबर आयत एओईसी का क्षेत्रफल बराबर 30। यह आपका निकल रहा है बिल्कुल, है ना। आप त्रिभुज डीओआर का क्षेत्रफल निकाले तो भी 30, आयत एओईसी का क्षेत्रफल निकाले तो भी 30। अब इन दोनों में देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम लेते हैं त्रिभुज डीओआर बराबर, तो डीओआर का ध्यान दीजिए, डीओआर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, डीओआर कहां से है, डीओआर इसमें 2 फिगर है, एक यहां और एक यहां। ये डीओआर में 2 पार्ट है, एक त्रिभुज का और एक चतुर्भुज का। तो डीओआर बराबर हम लिख सकते हैं त्रिभुज डीएबी प्लस चतुर्भुज एबीईओ लिख सकते हैं, एबीईओ। ओके, नंबर 1 इसको दे दीजिए। अब इसी तरह हम ले लेते हैं एआर के आधार पर आपका क्या आया था, एओईसी आयत एओईसी का क्षेत्रफल बराबर एओईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। इसमें भी देखिए 2 एरिया है, आयत एओईसी, एक ये त्रिभुज ये वाला और एक ये वाला एओईसी, ये एक ये त्रिभुज और एक ये वाला चतुर्भुज। अब हम त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा रहेगा, त्रिभुज बीसीई प्लस चतुर्भुज एबीईओ, ये हो गया सेकंड, है ना। एबीईओ और बीसीओ ये दोनों को मिलकर के ये पूरा आयत बन रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट बराबर सेकंड कर दीजिए, क्योंकि दोनों तो टीआर का ही वैल्यू निकला है।
तो दोनों टीआर का है, दोनों को मान ऊपर देखे कि आपका 30-30 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल है। तो अब हम फर्स्ट बराबर सेकंड करने से क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। त्रिभुज DAB प्लस चतुर्भुज ABEO बराबर त्रिभुज BCE प्लस चतुर्भुज ABEO, है ना। अब देखिए ABEO यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब आपका कंक्लूजन क्या निकला, त्रिभुज DAB बराबर त्रिभुज BCE। रिजल्ट आपका निकल रहा है त्रिभुज DAB बराबर त्रिभुज BCE। क्या, दोनों का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का ही ये ना निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं तो आप याद कीजिए कि 10th में सर्वांग समता के सूत्र में आपने क्या पढ़ा था। सर्वांग समता में दो चीजें हैं, इसके चिन्ह इस तरह के होते हैं, इसमें इक्वलिटी प्लस सिमिलरिटी दोनों होता है। जब इक्वल भी हो जाए त्रिभुज और सिमिलर भी हो जाए, है ना, तब तो वहां ना तीनों एंगल से काम नहीं चलता, बल्कि एक साइड को लाना पड़ता है। क्योंकि साइड जब तक नहीं लाइएगा, आप सिमिलर तो बना सकते हैं लेकिन उसको आप बराबर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो है दो त्रिभुज इक्वल हो गए बट सिमिलर अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। अब उसको हमको सिमिलर कर देते हैं। अब इनका दे दीजिए नंबर 3। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, जो त्रिभुज आपका इक्वल हुए हैं वही दोनों त्रिभुजों को देखिए, त्रिभुज DAB और त्रिभुज BCE में क्या क्या है ये ध्यान दीजिए। ये दोनों कोण सम्मुख कोण आ रहा है, हो जाएगा, ठीक है। एक कोण बराबर हो गया। दूसरा देखिए, ये रेखा जो है ये इसका पैरेलल है, क्योंकि जो है अक्ष की रेखाएं हैं, अक्ष की रेखाएं आपस में समानांतर होती है, तो पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल यहां बना रहा है, ठीक है। एकांतर कोण का जोड़ा समान होता है, तो ये कोण हमारा बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया। सीधा सा फॉर्मूला है मैथ का कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। नहीं भी तो फिर भी कर लीजिए, जैसे ये यहां अल्टरनेट बना रहा है वैसे ये भी तो यहां अल्टरनेट बना रहा है, तो तीनों के तीनों बराबर हो गया। अब इसको यहां हमको जगह के अभाव के चलते लिखना जरूरत नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या निकला, में त्रिभुज DAB समरूप भी है त्रिभुज BCE का, ये भी लिख दे सकते हैं, है ना। तो अब क्या हो गया, ये नंबर 4 हो गया। अब नंबर 4 में अब ध्यान दीजिए, अब 3 + 4 से 3 + 4, तो 3 में क्या आया था, इक्वलिटी, और 4 में क्या आया, सिमिलरिटी, तो हो गया कांग्रुएंट, यानी सर्वांगसम हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज DAB सर्वांगसम है त्रिभुज BCE का। ओके, तो जब सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है ये ध्यान दीजिए। सर्वांगसम त्रिभुजों में भुजाओं का जो है संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होती है। संगत कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन ए कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। जो है दो कांग्रुएंट तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, जब ये कांग्रुएंट है तो इस त्रिभुज की ये भुजा, तो इसका संगत इस त्रिभुज में कौन सी भुजा होगी, ये उल्टा है, तो हम आप लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर BC। ओके, अब आप ये लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर, AC को देखिए कहां से कहां तक है, AC बराबर AB + BC। अब चाहे AB का मान BC दे दीजिए या BC का मान AB दे दीजिए, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं AC बराबर AB + AB, यानी 2AB बराबर AC, इसलिए AB बराबर AC बटा 2। AC कहां है ये ध्यान दीजिए, A से C तक यानी AR तक, और AB MR तक। तो आप लिख सकते हैं कि MR बराबर AR बटा 2। तो रिजल्ट क्लियर हो गया ना कि OY एक्सिस से MR की दूरी AR की दूरी की तुलना में आधी होगी, यानी 2:1 का हमारा रिजल्ट निकलेगा। अब चलिए इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, बस 5 मिनट का और है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हम इस चीज को जान रहे हैं, ये जो अगला जो पार्ट है
उससे आपका क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके बुक में इसको डिटेल्स में समझाया नहीं गया है। पता नहीं अब तक के स्टूडेंट इसको कैसे पढ़ते चला रहे हैं या इसको कैसे पढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि वहां सीधे जो सूत्र दे देता है ई और ए आर एम आर के संबंध से, उस सूत्र को सिर्फ हमारे समझ से रट कर काम चलाया जा रहा है। वो सूत्र से कैसे हम उस रिलेशनशिप को निकालते हैं इसको नहीं बताया गया है। आपकी इस कक्षा का इंपॉर्टेंस यही है कि मैं उसको निकाल कर दिखा रहा हूं कि हाँ ये क्यों ये सूत्र आ रहा है, और उससे निश्चित तौर पे हर साल एक ऑब्जेक्टिव डालता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इस कारण नहीं डालता है कि डिस्क्रिप्टिव का स्टैंडर्ड उसका ग्रेजुएशन का हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब इतना तो तय है कि ए आर और एम आर का अनुपात 2:1 होगा ओ वाई एक्सिस से किसी बिंदु से ले। अब यहां पर देखिए, आप चले आइए मूल्य लोच में। मूल्य लोच में आपने क्या पढ़ा था? मूल्य लोच में आपने पढ़ा था कि एक रैखिक मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच बराबर उस बिंदु से निचला भाग बटे उस बिंदु से ऊपरला भाग। अब उसको यहां अप्लाई कीजिए। मान लेते हैं कि यह आपका मांग वक्र है, ठीक है, इस मांग वक्र का नाम है DD1। अब इसका हम मान लेते हैं कि यह बिंदु R है, तो R बिंदु पर मूल्य लोच बराबर क्या होगा? यहां पर E बराबर या EP बराबर क्या हो जाएगा? RD1 बटे RD। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। RD1 निचला भाग बटे ऊपरला भाग। अब ये डिमांड कर्व है, सो और क्या है? अभी आपने पढ़ा था AR कर्व भी है, डिमांड कर्व को प्राइस लाइन और AR कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अनुरूप जब AR है तो इसके अनुरूप MR क्या होगी? तो MR के लिए अभी आपने पढ़ा कि यदि AR रैखिक है तो MR ठीक उसके आधे दूरी से निकलेगी ओ वाई एक्सिस से, तो बीच से इसका MR निकाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सामान्य सा सूत्र यह निकल के आता है। अब यहां से इस बिंदु को मिला दीजिए। ये P जो है आपको दिखा रहा है यहां पर कि P प्राइस पर है ना, और यहां पर यह दिखाएगा कि जो है Q वस्तु का उत्पादन हो रहा है या जो कुछ भी है। ये बीच से नहीं निकला है, थोड़ा इधर से निकल गया, जिसके चलते आपका ग्राफ में एक त्रिभुज बड़ा हो जा रहा है, एक त्रिभुज छोटा होता है। आप बीच से निकालिएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। चलिए अब मिला दीजिए। ठीक है, ओके, चलिए अब ये P प्राइस पर मान लेते हैं कि Q वस्तुएं बेची जा रही है। तो P प्राइस पर Q वस्तुएं बेची जा रही है। इस अवस्था में मान लेते हैं कि ये जो जहां पर ये काट रहा है ये क्या होगा? ये ध्यान दीजिए, ओ वाई एक्सिस ये है और ये ओ एक्स एक्सिस है। इधर हमने क्या रखा है? AR और MR को, AR और MR को। इधर हमने क्या रखा है? वस्तु को। चलिए, ये आपकी कौन सी लाइन है? MR लाइन है। ठीक है, अब जो है यहां देखिए कि सबसे पहले आप EP का सूत्र लीजिए। EP बराबर क्या होगा? RD डैश बटे RD। अब आप पिछला जो आपको बताया थ्योरम उसको याद रखिए। ओ वाई एक्सिस से MR की दूरी की तुलना में AR की दूरी दुगनी होगी। इसको हमको यहां अप्लाई कर देना है, इसके चलते हम बताए हैं उसको। अब यहां पर आप ले लीजिए दो त्रिभुजों को। दो त्रिभुज में ले लीजिए, एक आप PDR को ध्यान दीजिए, और दूसरा त्रिभुज आप ले लीजिए जो है QRD डैश, QRD डैश। आप ये देखिए, त्रिभुज PDR और त्रिभुज QRD डैश। अब देखिए PDR कहां है और QRD डैश कहां है? PDR आपका ये त्रिभुज है, ये वाला, और QRD डैश ये त्रिभुज है। बहुत ही आसान सा चीज है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। यहां पर मैं एक सिस्टम जो आपका एकेडमिक बुक में आगे के क्लास में बताया गया है उससे निकाल के मैं लाया हूं, उसको भी बताता हूं, और एक बहुत आसान सा मेथड है उससे भी बता देता हूं। अब इन दोनों में देखिए PDR और QRD में क्या क्या आ रहा है। कौन? DPR। देखिएगा DPR बराबर RQ डैश। कौन? RQD डैश। देखिए तो RQD डैश कहां है? ये, और DPR कहां है? ये वाला। तो ये DPR और RQD डैश ये, और ये
ये दोनों कोण आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री के और एक्सिस का कोण है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, एक दूसरा कोण लेते हैं। दूसरा कोण है DRP बराबर कोण आर डी डैश क्यू। अब DRP का है, ये देखिए DRP आर डी डैश क्यू, ये बिल्कुल दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा काट रही है, तो ये संगत कोण बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बराबर है। तीसरा कोण हम ले लेते हैं जिसमें कोण PDR बराबर कोण QRD डैश, PDR ठीक है, और QRD डैश, ये तीसरा कोण है। ऐसे भी दो कोण आपस में बराबर और तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये आपका भी ये वही हाल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाए। अब तीनों कोण के बराबर हो रहे हैं, तो तीनों कोण के बराबर हो रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये ध्यान दीजिए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगी। PDR सिमिलर टू त्रिभुज QRD। अब देख लीजिएगा, इसको तीनों कोण आपस में इक्वल हो जाता है, 10th के मैथ के हिसाब से ही आपको आसानी से निकल जाएगा। तो जब सिमिलर होगा तो आपको क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। तो EP बराबर आपका क्या था, ऊपर आया था RD डैश बटे RD। जब दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। अब RD डैश किसकी भुजा है, RD डैश भुजा है आपका जो है RQD का, और RD किसका भुजा है, तो DPR का। तो यानी बड़ा त्रिभुज का कर्ण बटे छोटा त्रिभुज का कर्ण बराबर बड़ा त्रिभुज का लंब बटे छोटा त्रिभुज का लंब, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसके बराबर आप ये लिख सकते हैं बराबर RQ बटा PD, है ना, क्योंकि आप यहां पर ये दे सकते हैं कर्ण बटा कर्ण मत दीजिए, H बटा H बराबर P बटा P आपका हो सकता है। ये निकल करके आ गया आपका यह 2 और इसको दे दीजिए 1। अब देखिए बहुत सा आसान है, इतना हमको समरूप करने की जरूरत नहीं है। आपने 10th में थ्योरम में पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को उसी अनुपात में विभक्त कर देती है, बराबर अनुपात में बांट देती है। जैसे इस तरह का था, एक त्रिभुज है, इसकी तीसरी भुजा के समानांतर हम रेखा खींचते हैं, तो जिस अनुपात में इधर विभक्त करेगी उसी अनुपात में इधर विभक्त करेगी। यहां पर देख लीजिए, ये पूरा त्रिभुज ले लीजिए आप, DOD1, ये देखिए ये पैरेलल है किसका, OD1 का। तो जब पैरेलल है तो RD1 बटे RD, तो इधर OP बटे PD होगा, और OP किसका बराबर है, RQ के, तो RQ बटे PD, वही तो हमने लिखा है RQ बटे PD। बहुत ही आसान से निकल जा रहा है ये समरूप करने की कोई जरूरत नहीं। समरूप के झंझट में कौन आपको बराबर करना पड़ेगा, दिमाग लड़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हमने क्या फॉर्मूला अपनाया, तीसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची हुई है, तीसरी भुजा के समानांतर जो ही रेखा होती है क्या करता है, अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटता है। तीसरी भुजा कौन है, समूचे त्रिभुज को हमने ले लिया है DOD1, ध्यान दीजिए DOD1 पूरा त्रिभुज को, इसके समानांतर देखिए यहां PR रेखा है, PR रेखा दो भाग में बांट देती है कर्ण को, एक भाग DR है और दूसरा भाग RD1 है। हमने क्या किया है, मान के लोच के हिसाब से RD1 बटे RD किया, निचला भाग बटे ऊपरला भाग, तो ये कर्ण में किया है, तो लंब में भी यही होगा, निचला भाग लंब बटे ऊपरला भाग लंब, यानी OP बटे PD हो जाएगा। चलिए, और OP किसका बराबर है, तो RQ के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब दूसरा लेते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज का देख लीजिए, ये जो दोनों छोटा त्रिभुज आपका आ रहा है कौन, PDK और KRH में, PDK और ये दोनों में आप बैठा दीजिए। अब लेते हैं त्रिभुज PDK और KRH, यहां पर H नाम दे दीजिए, ठीक है, KRH। अब इसमें देखिए, तो अब ये दोनों में क्या है, सबसे पहले अब यहां पर जो आप पिछला बार जो अप्लाई किए थे, पिछला बार जो रिजल्ट निकाले थे, उसी की जरूरत यहां पड़ गई। अब यहां हमको इसको सर्वांगसम करना है, तो सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए, या तो दो कोण एक भुजा, दो भुजा एक कोण, या तीनों साइड, SSS या ASA, ये में से तीन का हमारा शर्त पालन होना चाहिए। तो अभी आपने निकाला था कि OY एक्सिस से MR की दूरी AR की दूरी की तुलना में आधी होती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये बीच का जो लाइन निकला है, ये दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब क्या है कि PK बराबर KR, तय बात है, और PK इस त्रिभुज की भुजा है और KR इस त्रिभुज की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। तो हमारा ये रिजल्ट निकल सकता है कि PK बराबर क्या हो जाएगा, KR। तो अब हमारा क्या आ गया, S
एक एस निकल गया, एस निकल गया। इसके बाद ये देखिए ये दोनों सम्मुख कोण है ना, तो एक हमारा सम्मुख कोण कौन आ गया, पी के डी बराबर आ गया आपका जो है आर के एच, पी के डी बराबर आर के एच। अब तीसरा जो है एंगल, ये तो ऐसे भी अल्टरनेट बन रहा है ना, तो अल्टरनेट एंगल तीसरा हम उसको ले लेते हैं, या कोई इसको भी ले सकते हैं, ये राइट एंगल बन रहा है यहां पर दोनों, आप ले लीजिए डी पी के बराबर इसका एच आर पी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। अब ये क्या निकल गया है, साइड एंगल, ठीक है। तो ये आपका दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो आपका एक तरह से प्रमेय से आपका क्या साबित हो गया, ये ध्यान दीजिए, प्रमेय से त्रिभुज आपका हो गया डीपी के सर्वांगसम हो गया किसका, त्रिभुज के आर एच का। अब जब के आर एच का सर्वांगसम हो गया तो आप ये लिख सकते हैं कि पी डी बराबर आर एच, क्योंकि सर्वांगसम होने पर क्या होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है। तो अगर इस त्रिभुज की पीडी भुजा ले रहे हैं तो इस त्रिभुज की आर एच भुजा लेंगे, तो आपका आ जाएगा पीडी बटे आर एच, ठीक है। अब पीडी बटे आर एच जो आया इसका आप नंबर दे दीजिए 3। अब ध्यान दीजिए दो में क्या आया था, आर क्यू बटे पीडी, आर डी 1 बटे आर डी बराबर आर क्यू बटे पीडी। तो अब इसको स्थापित करते हैं दो में, दो से क्या आया था, आर डी 1 बटे आर डी बराबर आर क्यू बटे पी डी। चूंकि अब दे सकते हैं पी डी बराबर आर एच, इसलिए अब आर क्यू बटे हम आर एच लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आर डी 1 बटे आर डी बराबर आर क्यू बटे आर एच। अब आर एच का देखिए ये है, ठीक है। तो आर एच बराबर और हम क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, आर क्यू बटे आर एच अब आपका आ रहा है, तो आप ये किसका निकल रहा है, ये ध्यान दीजिए, आर डी 1 बटे आर डी किसका है, ईपी का, यानी ई का आ रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ई बराबर आर क्यू बटे आर एच, और आर एच बराबर आप ये लिख सकते हैं आर क्यू बटा आर एच का है इतना, किसका भाग, आर क्यू माइनस एच क्यू का भाग, है ना। तो आर क्यू में से एच क्यू घटा देंगे, ये भी निकल सकता है। अब यहीं पर सारा सूत्र आपका निकल के आ जाता है। अब ये देखिए कि आर क्यू क्या है, तो आर क्यू ए आर को बताता है, ए आर रेखा को टच कर रहा है आर क्यू, एच क्यू एम आर को टच कर रहा है, तो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है ना। इसलिए ई बराबर आर क्यू किसका सिंबल है, ए आर का, ये ए आर लाइन है तो आप लिख सकते हैं ए आर बटा फिर आर क्यू ए आर माइनस एच क्यू क्या आपका आ रहा है, एम आर। आपका सूत्र क्या निकल के आया, ई बराबर ए बटा ए माइनस एम, यही आपका सूत्र आता है। और अब आप इस सूत्र से चाहे जितना कुछ निकाल लीजिए, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ई ए माइनस ई एम बटा ए, ये भी आप लिख सकते हैं। और ई एम जो है यहां पर आप क्या है, इसको ये भी कर सकते हैं कि ई ए माइनस ए बराबर ई एम। अब यहां पर ए कॉमन ले लीजिए, तो ई माइनस 1 बराबर आपका आ जाएगा ई माइनस ई एम, तो ई बराबर ए इंटू ई माइनस 1 एम बराबर, अब ध्यान दीजिए, एम बराबर ए इंटू ई माइनस 1 बटा जो है ई। इसी तरह आप ए का भी सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अब ये विभिन्न सूत्र आपको क्लियर हो गया, ये नोट्स में डाला हुआ है, बस एक ग्राफ है उसको देख लीजिए, उसके बाद क्लास एंड है। ये ध्यान दीजिए कि अब जो है आपका ये सूत्र निकल करके आ रहा है कि ए आर बराबर आपका सूत्र आया है, ए बराबर एम इंटू
इसी से निकल के आ रहा है। ए बराबर, जो अभी आपको पता है, ए बराबर एम इंटू, इसको आप निकाल के देखिएगा, यही सूत्र आ जाएगा उस सूत्र के बाद, एम बराबर ई बटे ई माइनस 1, ये आपका आ रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम पूर्ण प्रतियोगिता में बात कर रहे हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता में अभी आपने क्या पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन में ई बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट हम मान देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए आर बराबर रिजल्ट क्या निकलेगा, एम इंटू इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट माइनस 1। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या है कि ए बराबर एम यानी ए आर बराबर एम आर। तब तो क्लियर हो गया ना कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर एक ही होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन एकाधिकार में जहां मांग की लोच कम होती है, यह जो है मांग की लोच कम होती है लेकिन एक से अधिक है, मान लेते हैं कि एकाधिकार और एकाधिकारिक में वेयर ई इज ग्रेटर देन 1, मान लेते हैं कि ई बराबर 2, तो ई बराबर 2, तो वैसी अवस्था में क्या होगा, ए बराबर एम हम लेंगे और एम लेंगे और ई के वैल्यू दे देंगे 2, तो 2 माइनस 1, ई का वैल्यू 2 दिए तो 2 माइनस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, एम 2 बटा 1 यानी 2, यानी ए बराबर 2m। कहने का मतलब क्या है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से डबल हो जाएगा अगर इलास्टिसिटी 2 है, तो जो अभी आप प्रदर्शित किए। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये देखिए कि रिजल्ट क्या निकल रहे हैं, इसको आप देखते जाइए। इस आधार पर रिजल्ट आपका निकल रहा है कि यदि ई बराबर 1, तो ई बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा आपका एम आर कितना आ जाएगा, एम बराबर, आप ध्यान दीजिए, ए इंटू ई माइनस 1 बटे ई होगा सूत्र। तो ए इंटू ई कितना है आपका 1 बटे ई फिर 1, तो ए इंटू 0 यह आपका आएगा, तो ए इंटू 0 बराबर 0। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में मैंने आपका क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू 0। कहने का मतलब है कि यदि ये इलास्टिसिटी 1 होगा, जहां पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी वहां पर एम आर 0 होगा, जहां पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी वहां पर ए आर आपका 0 होगा। तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी तो वहां ए आर 0 होगा। ऐसी अवस्था में दूसरी स्थिति है कि जहां मांग की लोच इकाई से अधिक होगी तब एम आर क्या होगा, तो एम आर धनात्मक होगा। थोड़ा जल्दी बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा जब आप सूत्र में बिठाइएगा। अभी आपने देखा कि दूर रखे तो धनात्मक आ गया, और इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 तो एम आर ऋणात्मक होगा। अब इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं अभी इस ग्राफ में कि ये आपका ए आर है और इसके तदनुरूप एम आर है। ठीक है, ये आपका ए आर था और इसके तदनुरूप आपका ये एम आर है। तो अब इस हिसाब से टी आर क्या होगा, तो आपने देखा कि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वहां एम आर कितना है 0, और इकाई से अधिक मांग की लोच कहां होती है, मांग रेखा पर, तो मांग रेखा के मध्य बिंदु पर, क्योंकि निचला भाग बटे ऊपरला भाग लोच का होता है, कट के 1 आ जाएगा, दोनों भाग बराबर रहेगा। और जहां पर ए आर का मध्य बिंदु जहां पर है मांग की लोच इकाई के बराबर होती है वहां एम आर कितनी होती है, तो 0। अभी आप निकाल के आया कि ए आर जो है यहां पर देखिए एम बराबर कितना आ रहा है, ए इंटू 0 बराबर 0, यानी एम आर बराबर 0। यदि मांग की लोच इकाई है, ध्यान दीजिएगा, मांग की लोच इकाई है तो मांग की लोच इकाई कहां होगी, ए आर पर, जहां निचला भाग और ऊपरला भाग बराबर होगा, यानी ए आर के मध्य बिंदु पर, और उस मध्य बिंदु पर एम आर कितना होगा, तो जहां इकाई लोच इकाई के बराबर है वहां एम बराबर 0, क्योंकि ए इंटू 0 होगा, यानी मांग की जहां एम आर 0 होगा तो यहां पर जो है ए आर 1 होगा। अब ऐसी अवस्था में जो है आपका टी आर क्या होगा, तो यहां से इसको एक रेखा मिलाइए, तो ये आपका टी आर होगा। ध्यान दीजिए, टीआर ये क्यों होगा, सबसे हाईएस्ट टीआर ये होगा आपका, सबसे हाईएस्ट टीआर क्यों होगा, क्योंकि जब तक एमआर धनात्मक है तब तक टीआर बढ़ता जाएगा, एमआर 0 होगा तो टीआर स्थिर हो जाएगा, और जब एमआर ऋणात्मक होगा वहां से टीआर गिरने लगेगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकलता है कि विक्रेता की अधिकतम बिक्री का बिंदु वहां होगा जहां मांग की लोच इकाई के बराबर हो, इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा। दैट्स ऑल। अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। बस इसमें आगे जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, वो आपका संभावित प्रश्न है, यही है आपका, समूचा देखते जाइएगा, और इसका आंसर भी नीचे डाला हुआ है। पिछले कक्षा में हमने 17 ऑब्जेक्टिव डाले थे, इसमें 11, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। पूरे नोट्स, पूरे जो ये है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में डाला हुआ है, पूरा जो आपका ये नोट्स है वो सब दीर्घ उत्तरीय में है, और दीर्घ उत्तरीय के अलावा आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा।
जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो पॉइंट से आते हैं वो इसमें डाला हुआ है। थैंक्स, अगले क्लास के लिए।